हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 17 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शांभवी अपने रूम में आई तो उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी। उसने देखा कि एनी ने उसे कई बार कॉल की थी। ये देखकर वो परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे अब काफ़ी डर लग रहा था। यही वजह थी कि उसने शारव को कॉल लगा दी। हेलो, शारव की आवाज़ आई। हेलो सर, क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस डिनर करके आया था। क्या हुआ, तुम बोलो ना, कोई बात है? उसने कहा। शारव कुछ परेशान सा बोला। सर, वो आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं, शांभवी धीरे से बोली। क्या नहीं बताया, बताओ अब। सर, वो एक्चुअली एनी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था आज शाम 5 बजे होटल में। वाट? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अभी कहाँ हो तुम वहाँ गई तो नहीं ना? मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था कि वो कुछ बोले तो उसकी बात मत मानना। पर खैर, तुम अभी कहाँ हो? सारा उसकी फिक्र करते हुए बोला। मैं घर पर ही हूँ, कहीं नहीं गई, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक गॉड। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। जी? शांभवी चौंक गई। हाँ, मुझे मिलना है। मैं बस 15 मिनट में आ रहा हूँ। पर सर, रात में कैसे? क्या रात में? लास्ट टाइम भी तो आई थी ना। आ जाना वैसे ही छत से उतर कर। वाट? फिर से? शांभवी परेशान हो गई। यार, अब इतनी भी रात नहीं हुई है, 9 भी नहीं बजे हैं। देख लो, किसी फ्रेंड को बोल देना। पर मुझे अभी बात करनी है बस। तो मैं तुम्हारे घर के पीछे की साइड आ जाऊंगा। मैं मैसेज करता हूँ, तुम आ जाना। ओके बाय, शारव ने कहा और कॉल कट कर दी। इधर शांभवी परेशान हो गई। उफ, ये सर भी ना अजीब है। क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं कि मुझे शक हो और बोलेंगे ना ये सही टाइम नहीं है। तुम मत सोचो इसके बारे में। वो शारव की नकल करते हुए बोल रही थी। हरकतें आशिकों वाले करेंगे, लेकिन बोलने में आफत आती है। अब क्या करूं? वो बैठे बैठे सोच रही थी। हालांकि मिलना तो वो खुद भी चाहती थी सारव से। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर मैसेज आया तो उसने अपनी एक नोटबुक उठाई और रूम से बाहर आ गई। मम्मा, वो मैं तन्वी के घर पर जा रही हूँ, उसको कुछ नोट्स को लेकर बात करनी थी। उसने अपनी माँ से कहा। ओके बेटा, पर जल्दी आ जाना, रात हो गई है ना। ओके थैंक यू, उसने बोला और घर से बाहर निकल गई। वो इधर उधर देखते हुए अपने घर के पीछे की तरफ आई और फिर सारव को कॉल लगा दी, क्योंकि कोरे में उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हेलो, कहाँ हैं आप? ओके हाँ, आ रही हूँ, बस 2 मिनट, वो बोली और फिर आगे आई तो उसे कुछ दूरी पर सारव की कार नज़र आ गई। वो गई और डोर खोलकर अंदर बैठ गई। इस दौरान शांभवी के चेहरे पर हल्का गुस्सा था, जिसे देखकर सारव के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। ये देखकर शांभवी चिढ़ गई। क्या है, अब हंस क्यों रहे हैं आप? ये ना लास्ट टाइम है, अगली बार मैं कभी रात में इस तरह से आऊंगी ही नहीं। आए बड़े, उसने मुंह बनाया। देखूंगा। सारव हल्का सा हंसा। क्या देखेंगे? खुद तो आराम से गाड़ी में बैठे हैं और मैं वहाँ बहाने लगा लगा कर छिपते हुए आऊँ कि कोई देख ना ले। हाँ नहीं तो क्यों छिप कर आई हो? मैंने कहा था क्या? अरे पूरे मोहल्ले को बताकर आती, मैं भी सबसे मिल लेता। सारव अपनी हंसी छुपाते हुए बोला। आपने मुझे यहाँ मेरे मजे लेने के लिए बुलाया है? उसने आंखें दिखाई। फिलहाल तो यही है किस्मत में। सारव ने एक ठंडी सांस ली। क्या? कुछ नहीं, वैसे तुम्हें पप्पी वप्पी करनी थी क्या मुझे? सारव उसके मजे लेने के लिए बोला। ई छी, कितने गंदे हो आप, शर्म नहीं आती आपको? शांभवी की शक्ल इस वक्त देखने वाली थी। मुझे शर्म क्यों आने लगी? नीयत तुम्हारी खराब है, नहीं है क्या? अपने प्रोफेसर को लाइन तुम मारती हो। हे राम जी, कितने बेकार हो आप। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, और मैं कोई लाइन वाइन नहीं मारती। मुझे मारना होगा ना तो पूरा पावर हाउस मारूंगी फेंक कर। आए बड़े, अब आपको ढंग से बात करनी है या मैं जाऊं? अच्छा नहीं, जाओ मत, सुनो। हाँ तो पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ था? क्या कहा उसने? उसने कॉलेज में बोला था मुझे वहाँ आने के लिए और कॉल भी कर रहा था, लेकिन उस टाइम मैंने फ़ोन नहीं देखा था। पर अब मुझे डर लग रहा है कहीं वो। उसने बताया तो सारव ने उसकी तरफ घूरा। अच्छा, उसने बस कहा ही था और कुछ नहीं हुआ था? उसने पूछा तो शांभवी ने अपनी नज़रें नीचे कर ली।
नजरें क्यों चुरा रही हो? इधर देखो। तुम ना मुझसे बातें छिपाना बंद कर दो, वरना ऐसा झापट पड़ेगा ना कि सारी चालाकियां बाहर निकल जाएगी। उस दिन भी उसके कॉल वाली बात तुमने छिपाई और आज भी। पर बता तो दिया था ना। हाँ तो बाद में बताया था ना। अब सॉरी ना, शांभवी धीरे से बोली। अच्छा छोड़ो। हाँ तो मुझे वैसे उस पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कुछ करेगा, क्योंकि वो तुम्हें यूज करना चाहता है। और अगर उसने वो सब अपलोड कर दिया तो फिर तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम नहीं गई तो उसके बाद उसने कुछ कहा? आई मीन कॉल आई उसकी या कोई मैसेज? नहीं, कुछ नहीं किया। सच बोल रही हो ना? फिर से तो नहीं छिपा रही? जब आपको यकीन ही नहीं है तो पूछते ही क्यों हैं? देख लीजिए खुद ही। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन वो जरा सी बात पर इतना रिएक्ट करता है, लेकिन तुम नहीं गई फिर भी उसने कोई मैसेज नहीं किया। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। सारा कुछ सोचते हुए बोला। हाँ मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि उसने लास्ट टाइम 6 बजे के लगभग कॉल की थी, फिर कोई कॉल भी नहीं आई। शांभवी को भी कुछ अजीब लग रहा था। अच्छा हम पुलिस से हेल्प ले क्या? आई मीन मैं देखता हूँ कोई सीक्रेटली जो हमारे लिए काम कर दे, क्योंकि उसे सबक सिखाने से पहले तुम्हारा सारा डेटा उसके फ़ोन से क्लियर होना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है क्या वो अपने फ़ोन में कहाँ वो सब रखता था? हाँ एक फ़ोल्डर तो पता है, पर मुझे लोग नहीं पता। और हो सकता है उसने लैपटॉप वगैरह में भी या कहीं और भी सेव कर रखा हो। मैं कुछ कह नहीं सकती। अजीब हो, लड़कियां यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के कच्चे तक की इंफॉर्मेशन रखती है और तुम्हें फ़ोल्डर और कोड तक नहीं पता। उसने अजीब तरह से कहा। आपके अंदर किसी की आत्मा घुस गई है क्या? आप कभी-कभी इतनी वियर्ड बिहेव क्यों करते हैं? और मुझे पता भी होता तो क्या वो चेंज नहीं कर सकता था? अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कुछ। इसको सीक्रेटली ही सबक सिखाना पड़ेगा, पर तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले वो देखते हैं। मैं कुछ सोचता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और प्लीज़ अब से कोई भी बात हो, वो कुछ भी बोले कुछ भी करे तो तुम मुझसे नहीं छिपाओगी। आई ना समझ? और अलर्ट भी रहना। ओके नहीं छिपाऊंगी। वैसे वो आप ही थे ना कॉलेज में उस टाइम जब एनी? शांभवी ने पूछा तो उसने अपना चेहरा घुमा लिया। वो सारंग के चेहरे पर कई सारे भावों को आते जाते हुए साफ देख पा रही थी। उसे समझ आ रहा था कि वो शायद इस पर भी बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? आपने जवाब नहीं दिया? आप ही थे ना जिसने वो आवाज़ की थी? हाँ था। और नहीं करता तो क्या? उसे तुम्हारे करीब आते हुए देखता। सुन लिया, अब चुप हो जाओ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो उखड़ गया तो शांभवी भी चुप हो गई। हालांकि वो अभी भी सारंग के चेहरे को देख रही थी। उसे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर आते भाव को देखकर उसे अच्छा लग रहा था। इधर सारंग को वो पल याद आते ही गुस्सा आ गया था। उसे बर्दाश्त से नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि वो ये याद ही नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ये सब याद करके वो अपना कंट्रोल ही ना खो दे और कुछ ऐसा कर दे एनी के साथ जिससे बाद में दिक्कत हो। कुछ देर बाद उसने एक पल शांभवी की ओर देखा, जो उसकी ओर ही देख रही थी, लेकिन उसके देखते ही नजरें घुमा ली। सारव का जी चाह रहा था वो शांभवी को बता दे कि वो भी उसे प्यार करता है। यही वजह है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एनी उसकी तरफ देखे भी। उसके लिए अब अपने इमोशंस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो भी सब कुछ उसे बताकर उसके साथ एक खास रिश्ते में बंध जाना चाहता था। वो सर काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे अब जाना चाहिए, शांभवी धीरे से बोली। तो सारव ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद शांभवी ने एक नज़र उसे देखा और कार से बाहर निकलने लगी। इधर सारव अपनी भावनाओं में उलझा हुआ था। जैसे ही शांभवी ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, सारव ने बाहर निकलते हुए उसे रोक लिया। सुनो, वो उसका हाथ पकड़कर बोला तो शांभवी उसकी तरफ मुड़ी। शांभवी की आंखों में सवाल थे और सारव बस उसके चेहरे को निहार रहा था। सारव ने शांभवी का हाथ पकड़कर रोक लिया तो वो उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसे क्यों रोका है। कोहरे के बीच स्ट्रीट लाइट की मंदिर रोशनी में वो दोनों ही एक दूसरे को निहार रहे थे कि तभी सारव ने जोर से उसका हाथ अपनी तरफ खींचा। वो सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसके मुंह से धीमी सी आवाज़ निकली और उसके खुले बाल पूरे चेहरे पर फैल गए। सारव की अचानक से की गई इस हरकत से शांभवी के होशो-हवास खो चुके थे। उसकी सांसें मैराथन धावकों की तरह ही तेज हो गई थी।
और उसका वक्ष स्थल तेजी से उठ गिर रहा था। उसकी धड़कनों ने भी अपनी गति को बढ़ा दिया था। सारव ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसने धीरे से उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया तो संभवी की पलकें अपने आप ही गिर गई। सारव उसके चेहरे पर से धीरे धीरे उसकी मदमस्त जुल्फों को हटाकर पीछे करने लगा। सारव की छुअन उसे मदहोश सा कर रही थी। किसी तरह से उसने हिम्मत करके ऊपर की तरफ उसकी आंखों में देखा तो उसे उन आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। वो प्यार से उसे तक रहा था, मानो उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खो गया था। उसके साथ ही अब शांभवी भी सब भूलकर उसकी आंखों की भूल भुलैया में खोने लगी थी। तभी उसे अपने कमर पर दबाव महसूस हुआ। सारव उसे अपने ओर करीब खींच रहा था। अब तो शांभवी की सांसें इतनी तेज हो गई थी कि उन्हें संयमित करने में ही उसे कितना वक्त लगने वाला था, ये तो वक्त को ही पता था। शांभवी ने तो पूरी तरह से अपनी सांसों, अपनी धड़कनों, इस परिस्थिति और सारव शब्द से नियंत्रण खो दिया था। वो इस वक्त इनमें से किसी को भी रोक नहीं पा रही थी, या यूं कह लो कि रोकना ही नहीं चाहती थी। इधर सारव अभी भी उसे मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। सारव ने अपना दूसरा हाथ भी शांभवी की कमर पर रख लिया और उसके करीब आने लगा। शांभवी का नन्हा सा दिल अब सीने से बाहर निकलकर उछलने की कोशिश कर रहा था। यही वजह थी कि शांभवी की सभी इंद्रियों ने अपने कार्य से त्याग पत्र दे दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करना चाहता था। आप ऐसा क्यों? उसने लड़खड़ाती हुई जबान में बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही शारव ने उसके होठों पर अपनी अंगुली रखकर उसे चुप करा दिया। उसने कहा तो वो बिल्कुल चुप हो गई। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों में इस वक्त क्या था। तभी उसने उसे अपने और करीब खींचा और कस के अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर शांभवी अचकचा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने पहले तो उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन जब सारव ने उसे नहीं छोड़ा तो वो भी उससे लिपट गई। इस पल में वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो इसे यहीं थाम ले। ऐसा नहीं था कि वो उसकी बाहों में पहली बार ही आई थी, उससे पहले भी उसे हक किया था, लेकिन आज का एहसास हमेशा से जुदा था। उसने सारव की छाती में अपना मुंह छिपा लिया और कस के उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो इस पल कुछ और सोचना भी नहीं चाहती थी, बस इस पल को, इस एहसास को वो जी लेना चाहती थी। वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही गले लगे रहे। फिर सारव ने उसे खुद से थोड़ा सा अलग किया। शांभवी अब भी उसकी आंखों को देख रही थी। उसे लग रहा था कि आज शायद उसे सारव से वो सुनने को मिलेगा जो वो कितनी बेसब्री से सुनना चाहती थी। लेकिन सारव ने अब तक एक भी लफ्ज़ नहीं कहा था और ये बात उसे खल रही थी। आज वो सारव की फीलिंग्स जान लेना चाहती थी, लेकिन सारव ने तो जैसे उसे तड़पाने के लिए ठान ले रखी थी। उसके वो खास शब्द सुनने के लिए वो तरस रही थी कि तभी सारव ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। अब शांभवी और भी ज़्यादा तड़प गई थी, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस ये अजीब सी चीज़ें कर रहा था। वैसे शांभवी को भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके दिल की बात अगर वो सुन लेती तो ये उसके लिए सोने पर सुहागा था। सारव ने धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो शांभवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके गुलाबी होठों में कंपन होने लगे थे। इधर सारव ने एक पल को उसके कांपते होठों की तरफ देखा तो उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई और अगले ही पल अपने होठों को उसने शांभवी के माथे पर रख दिया। उसका ऐसा करते ही शांभवी के घबराए हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। आज उसे अपने प्यार पर फक्र महसूस हो रहा था। तभी शांभवी को अपने कानों के पास सांसों की गर्माहट महसूस हुई। वो समझ गई थी कि अब शारव भी शायद सब कह देने वाला है। अगले ही पल शारव के होठ होले से हिले। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शांभवी, डोंट वरी, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। शांभवी के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसने अपनी आंखें खोल ली। वो उससे थोड़ा दूर हुआ और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर चूम लिया और मुस्कुरा दिया। ये शब्द देखकर शांभवी की आंखों में हल्की नमी उतर आई, क्योंकि वो जो सुनना चाहती थी उसने वो आज भी नहीं कहा था। सारिव ने जब उसके चेहरे को देखा तो एक बार फिर उसके पास आ गया और अपनी अंगुली के पोर से उसके आंखों को पोंछ दिया। आंसू नहीं प्लीज, तुम्हारे आंसू मुझे तेजाब जैसे जलाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, सब ठीक होगा, इसीलिए तुम अभी घर जाओ, उसने प्यार से कहा।
फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया कि तभी पीछे से शांभवी ने आवाज़ दी, सुनिए। वो पलटा, आपको कुछ कहना नहीं था? शांभवी ने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा। नहीं, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, उसने लापरवाही से कहा। आप सच में यही कहना चाहते थे? शांभवी को अभी भी उम्मीद थी कि शायद वो अब कुछ बोल दे। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सारव मुस्कुराया। अच्छा? उसकी आंखें डबडबा आई थी। इससे पहले कि वो उसके सामने बहती, वो तुरंत पीछे मुड़ गई। शांभवी सुनो, उसने पीछे से आवाज़ दी। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी मुझे देर हो रही है, आप भी जाइए, बाय। वो बिना मुड़े ही बोली और लगभग भागती हुई से अपने घर की तरफ चली गई। इधर उसके जाते ही सारव गाड़ी में बैठ गया। हालांकि वो अभी भी उस तरफ देख रहा था जिधर शांभवी गई थी। सारव की आंखों से 2 कतरे बह चले। आई एम रियली सॉरी, पागल मुझसे अपने आंसू छिपा रही थी, इसीलिए बिना मेरी तरफ देखे ही चली गई। अगर देखती तो शायद पता चलता कि सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी आंखें भरी हुई थी। लेकिन उनकी वजह से भी तो मैं ही हूँ, क्या करूँ? मैं चाहकर भी तुमसे नहीं कह पा रहा कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद। आई लव यू, आई रियली लव यू शांभवी। सारवा सुर लव यू सो मच माई एंजल। उसने अपनी आंखें बंद करके सिर को सिर से टिका लिया। शांभवी ने अपने रूम का दरवाजा बंद किया और दौड़कर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने अपने तकिए को हक कर लिया और फबक कर रोने लगी। उसे वो सब याद आ रहा था जो अभी सारव और उसके बीच हुआ था। उसे आज सारव के एक्शन से यही लग रहा था कि आज शायद वो उसके हक में अपने प्यार का इजहार कर देगा। उसे लग रहा था कि आज शायद वो उसके माथे के साथ उसके होठों को भी चूम लेगा, लेकिन उसने ना तो ऐसा कुछ कहा और ना ही किया। उसने एक बार फिर से सब कुछ अपने दोस्ती के रिश्ते के पीछे छिपा लिया था। उसे गुस्सा आ रहा था उस पर, और गुस्से से ज़्यादा तो उसे तकलीफ हो रही थी कि इतने करीब आकर भी उसने क्यों कुछ नहीं कहा। उसने रोते हुए तकिए पर मुक्कों की बौछार कर दी। फिर उसने अपने फ़ोन की गैलरी ओपन की और सारव की पिक देखकर रोते हुए बोलने लगी, आखिर क्यों? क्यों आपने ये नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं? ये क्या है? आप बहुत गंदे हैं, बहुत बेकार हैं, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आप ऐसा क्यों किया आपने? जब आपको कुछ कहना ही नहीं था तो क्यों करीब आए? आप बोलते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये क्या है? बुद्धू नहीं हूँ मैं। मुझे भी समझ आता है कि जो आप कर रहे थे वो सिर्फ एक दोस्त वाली फीलिंग्स तो नहीं थी। कितनी बार आपने मुझे सीने से लगाया है, लेकिन इस बार का एहसास दोस्ती वाला नहीं था, बल्कि वो एहसास था जो मैं चाहती थी। आप मुझे अपनी क्या कहूँ, कौन सा नाम दूँ? क्योंकि ना तो मैं आपकी दोस्त ही रही हूँ, ना ही आपने मुझे अपनी प्रेमिका या पत्नी स्वीकार किया है। पर इतना पता है कि ये नज़दीकी जो हमारे बीच थी वो दोस्ती में नहीं हो सकती, किसी भी हाल में नहीं हो सकती। आप उस रिश्ते से मेरे करीब आए थे जिसे आप शायद नाम नहीं देना चाहते, लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है? क्यों आप रोक रहे हैं खुद को? मुझे आपके यूँ करीब आना बुरा नहीं लगता। बुरा लगता है जब आप रोक लेते हैं खुद को। जब खुद को रोकना ही होता है तो आगे बढ़ते ही क्यों हैं? क्यों मेरी बेचैनी को और बढ़ा देते हैं? आपको पता भी है मैं कितना तड़प गई थी जब आपने अपने प्यार के इजहार की बजाय ये कहा कि आप साथ हैं। अरे मुझे भी पता है कि आप साथ हैं, लेकिन जो सुनना चाहती थी वो क्यों नहीं कहते आप? आपको क्या लगता है आप मुझे ऐसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचेंगे, मेरे होठों की तरफ बढ़ेंगे और फिर दूर हो जाएंगे? हर बार मैं ये बर्दाश्त करते रहूँगी? नहीं, ये सही नहीं है। मुझे भी बुरा लगता है और मैं ये नहीं करने दूँगी आपको। आप ऐसे करेंगे ना तो मैं आपके पास आऊँगी ही नहीं। आप कितने पास थे मेरे, आपको पता भी है मेरी क्या हालत थी उस वक़्त? मेरे पास एक ही दिल है और वो भी नन्हा सा। आप ऐसे करेंगे तो किसी दिन फट ही जाएगा। इतनी ज़ोर-ज़ोर से उछलता है, मैं सँभाल नहीं पाती, और आप तो सँभालना ही नहीं चाहते। आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है मेरी। आप बोलते हैं ना कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अरे आप खुद मुझे किसी दिन हार्ट अटैक दे देंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस उल्टी-सीधी चीज़ें करके मुझे परेशान करना आता है। आपने क्यों नहीं कहा? बताइए मुझे, आपकी हरकतें जो कहती है, आपकी आँखें जो बताती है, वो आपकी ज़ुबान क्यों नहीं कहती? क्यों मुझे सब अच्छा लग रहा था पर अब सब बकवास हो गया है? आपको पता है ना, किसी को बहुत प्यास लगी हो और उसे पानी ना मिले तब वो उतना नहीं तड़पता, लेकिन अगर उसके होठों पर ज़रा-सा पानी डाल दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा प्यास से तड़पता है। और आपने भी यही किया मेरे साथ।
आप ना कुछ करते ना कुछ करते तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये सब करना प्यासे के लिए 2 बूंद बराबर है। बहुत तरसा रहे हैं आप। वो लफ्ज़ सुनवाने के लिए बहुत ज़्यादा। वो अजीब तरह से मुँह बनाकर शिकायतें कर रही थी, लेकिन उसकी बातें सुनने के लिए सारव नहीं था वहाँ। कुछ देर बाद उसकी शिकायतें खत्म हुई, या शायद वो थक गई थी, इसीलिए वो चुप हो गई और एक बार फिर से आंखें बंद करके उन पलों में खो गई। जैसे जैसे उसे सब वापस महसूस हो रहा था, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ पल बाद उसकी बंद आंखों के कोर आंसू बहने लगे। आपने जो किया वो सही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए जो भी आप देंगे मुझे वो स्वीकार होगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि मुझे आपकी फीलिंग्स पता चले, तो यही सही है। अगर आप खुद से सुख मुझे नहीं देना चाहते, तो मैं कुछ कह सकती हूँ। मैं फिर भी आपको उतना ही प्यार करूँगी और उस दिन का भी इंतज़ार करूँगी, जिस दिन आपकी आँखें ही नहीं, आपकी ज़ुबान भी आपकी मोहब्बत का इज़हार करेगी। वैसे मुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ये सब होने के बाद मुझे ये तो पता चल गया ना कि आप भी मुझे चाहते हैं, और आपकी भागती हुई धड़कनें इस बात को कबूल कर रही थी। अब कम से कम इस बात की तसल्ली तो है कि होठों पर ना सही, दिल में तो आपके भी वही है जो मेरे हैं। और शुक्रिया इस प्यार के लिए, शुक्रिया आज के उस दिन खास एहसास के लिए, शुक्रिया इन खूबसूरत पलों को मेरी ज़िंदगी में देने के लिए, शुक्रिया मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए। और आज कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, वो ये कि आपने मेरे माथे को चूमा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और करते तो मुझे बुरा लगता, लेकिन आपने ऐसा करने पर मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं आपके इस प्यारे से तोहफे के लिए। ये बताता है कि आपकी भावनाएं कितनी पवित्र है। अब तो मुझे आपसे और ज़्यादा प्यार हो रहा है, सच्ची आई लव यू। पर खुश मत हो जाइए, वो सारी शिकायतें अभी भी बरकरार है, मैंने वापस नहीं ली। लेकिन जो भी हो, मेरे दिन को इतना खास बनाने के लिए थैंक यू। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में अभी भी वो पल तैर रहा था जब शारव ने अपने होठों से उसके माथे को छुआ था। उसे वो सब फील करके अब बहुत अच्छा लग रहा था। यही वजह थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से उस एहसास को जीने लगी। इधर दूसरी तरफ सारव अभी अभी रूम में बैठा हुआ था। उसे भी वो सब याद आ रहा था जिस वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसे शांभवी की आंखों में आंसू याद आए, उसे गुस्सा आ गया। उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर दे मारा। क्यों क्यों मैं ऐसी हरकतें करता हूँ? उसको बुरा लगता है मेरे ऐसा करने से, जब उसको एहसास दिलाकर भी उससे वो नहीं कहता जो वो सुनना चाहती है। अगर मैं नहीं बता सकता तो मुझे उसके करीब जाना भी नहीं चाहिए। मैं क्यों करता हूँ फिर? पर मैं क्या करूँ यार, वो लगती भी तो इतनी प्यारी है ना, पता नहीं क्यों मैं उसे देखकर खुद को रोक ही नहीं पाता। हाँ शांभवी, मैं नहीं रोक पाता। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें लेकर कुछ ना कुछ सोचूं, तुम्हें ना देखूं, जिससे मुझे तुम पर प्यार ही ना आए, लेकिन नहीं रोक पाता। मेरा भी जी करता है कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन फिर ये सही नहीं लगता और अपने कदम वापस खींचने पड़ते हैं। मैं तुम्हें चाहने से खुद को नहीं रोक पाता, लेकिन मेरा इजहार शायद अभी सही नहीं होगा। आई नो तुम्हें यही बात सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। आई एम सॉरी, बट मुझे भी तो इससे तकलीफ़ होती है। तुम इतनी प्यारी हो और फिर भी खुद को रोकना, आगे ना बढ़ने देना बहुत बुरा लगता है। पर अभी के लिए शायद ये सही है, लेकिन तुम खुद भी तो समझ सकती हो ना, तुम्हें मेरी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस नहीं होती? होती क्यों नहीं होगी? पर तुम्हें समझना कहाँ है, तुम्हें तो मेरे मुंह से सुनना है। तुम ना ये नखरे बंद कर दो, मैं ज़िंदगी भर नहीं झेलने वाला, समझे तुम? अच्छा ठीक है, कर लेना, गलती मेरी ही है, मुझे तुमसे सब कह देना चाहिए। आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है ना, और मैं तुम्हें खुद पर हक देता ही नहीं। तुम हक जमा सकती हो, बस मैं कहता नहीं। पर हूँ तो तुम्हारा ही ना। मैं कभी नहीं रोकूंगा, कभी नहीं, पक्का। तुम मुझ पर अपने सारे पत्नियों वाले हक जमा सकती हो, मुझसे क्वेश्चन कर सकती हो, बस अभी ये मत मांगो। मैं अभी वो नहीं बोल सकता, समझ रही हो ना? हम दोस्त हैं ना सबसे पहले, तो क्यों मुझे उलझा रही हो? चलने दो ना ऐसे ही सब, वो खुद से ही बोल रहा था, जैसे उसके ऐसा करने पर वो समझ जाएगी। फिर वो उठा और अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। उसे एक बार फिर से शांभवी की याद आ रही थी। पागल, तुझे बहुत परेशान करता हूँ ना, ऐसे ही तुझे बुला लिया मिलने, पर मुझे ना मज़ा आता है सच्ची। तुम्हारा वो जो रिएक्शन होता है ना, जब मैं तुम्हें कोई उल्टी सीधी बात बोलता हूँ, वो रिएक्शन देखने में बहुत मज़ा आता है। यू आर सो क्यूट।
इतनी सी हो डोल जैसी, लेकिन गुस्सा ऐसे बोलोगी जैसे यही दुनिया में मैं नहीं आऊंगी। बड़ी आई, देखूंगा कैसे नहीं आओगी, दौड़ती हुई आओगी। मुझे बोल रही थी कि मैं बेकार हूँ और खुद के दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या चलता है। तभी तो जब किस करने के लिए आगे बढ़ा तो होंठ थरथराने लगे थे, जैसे मैं लिप्स पर किस करने वाला हूँ। पागल, क्या सोचती रहती है। पर सच्ची बताऊँ, बाद में मन तो मेरा भी कर गया था तेरे होठों को चूमने का, लेकिन अभी मुझे वो हक नहीं है। आई नो तुम वो हक दे चुकी हो, लेकिन फिर भी जब तक मैं खुद उस रिश्ते में नहीं आ जाता, तब तक मैं खुद तुम्हारे हक में नहीं तुम्हारे हक नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और तुम्हारा माथा चूमना भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सबसे पहले इसी का ख्याल आता है। तुम बच्ची जैसी लगती हो, मतलब हो ही, इसीलिए बहुत लाड आता है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तेरी धड़कनें, तेरी सांसें, बाय गॉड इतनी तेज मेरे करीब आने से तेरी ये हालत होती है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। पर सच में अच्छा लग रहा था। और हाँ, आई होप कि तुम्हारी जो भी मांग है उसे मैं जल्द ही पूरी कर पाऊँ। तुम्हारे माथे के साथ तुम्हारे फोटो पर भी अपनी छाप छोड़ूँ, वो भी पूरे हक से। महादेव ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा, और उस दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हर बुरी चीज़ को निकाल दूँगा। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ही ख़्याल, मेरा ही एहसास होगा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें सब भुला दूँगा, लेकिन अभी के लिए मेरी इन ज़्यादतियों को माफ़ कर दो। काश कि वो दिन जल्दी आ जाए जब मैं तुम्हें सब कह पाऊँ, तुम्हारी हर शिकायत दूर कर दूँ। तब तुम्हें बेशुमार प्यार दूँगा मैं। बस एक बार इस भंवर से बाहर निकल जाऊँ। आई लव यू मेरी नन्ही सी जान, वो हल्ले से बोला। इधर रनी के घर में उसकी माँ और पापा परेशान हो रहे थे कि अब तक वो कहाँ था। तुमने उसे जाने ही क्यों दिया था बाहर? उसके पापा गुस्से से बोले। मैंने तो रोका था, लेकिन ज़रूरी काम का बोलकर चला गया। अब इसमें मेरी क्या गलती? एनी की माँ ने अपनी सफाई दी। तुम्हारी ही गलती है, तुम्ही ने उसे इतना बिगाड़ रखा है। घूम रहा होगा कहीं, फ़ोन तक नहीं उठा रहा। आज ये लड़का वापस आया ना, तो मैं इसे अच्छे से समझाऊंगा, और तुम बीच में मत आना। वो गुस्से से बोल ही रहे थे कि तभी उनके पास कॉल आई। हेलो, उन्होंने कॉल रिसीव किया। हेलो अंकल, मैं एनी का दोस्त बोल रहा हूँ। वो उसकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत चोटें आई हैं उसे। आप प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? लेकिन कैसे? हुआ क्या है उसे? वो घबराते हुए बोले। अंकल, ये आप एनी से ही पूछ लेना, लेकिन अभी आप हॉस्पिटल आ जाइए। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ। ओके, हम आ रहे हैं, वो जल्दी से बोले। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? एनी एनी ठीक है ना? किसकी कॉल थी? उसकी माँ ने एक बार में ही कई सारे सवाल कर डाले। मैं सब बताता हूँ, पहले तुम तुरंत चलो मेरे साथ, हमें हॉस्पिटल जाना है, वो बोले। जिसके बाद वो दोनों ही जल्दी से बाहर निकल गए। क्या हुआ? एनी कहाँ है? एनी के पापा ने उसके दोस्त से पूछा। लगभग आधा घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे। पता नहीं अंकल क्या हुआ है। वो उधर है, आप चलिए मेरे साथ, आइए। वो उसे एनी के रूम की तरफ लेकर आए, जहाँ एनी बेड पर लेटा हुआ था। वो लोग तुरंत अंदर पहुँचे। एनी, एनी क्या हुआ बेटा? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मॉम, मॉम, मास्क मैन, वो चिल्लाने लगा। कौन मास्क मैन बेटा? क्या हुआ था? उन्होंने पूछा। देखिए, अभी पेशेंट काफ़ी घबराया हुआ है। हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। आप अभी इन्हें सोने दीजिए, आप लोग इनसे बाद में बात कीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। तो एनी के पापा उसकी माँ को लेकर बाहर आ गए। हालांकि अब उन दोनों के दिमाग में भी यही सवाल था कि आखिर किस मास्क मैन की बात कर रहा है अनिमेश। सुबह हो चुकी थी। अनिमेश के मम्मी पापा हॉस्पिटल में एनी के रूम के बाहर बैठे हुए थे। सुबह उसके जगने के बाद डॉक्टर उसके चेकअप के लिए रूम में गए हुए थे, और वो दोनों उसके दोस्त के साथ उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग उससे मिल पाए। तभी उन लोगों को पुलिस आती हुई दिखाई दी। चूँकि ये एक पुलिस केस था, तो डॉक्टर्स ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। हेलो मिस्टर बाथम, आपको कुछ पता है कि एनी के साथ क्या हुआ था? इंस्पेक्टर ने आते ही पूछा। सर, वो तो आप पता करेंगे ना, एनी के पापा ने कहा। जी, आई मीन आपने अनिमेश से बात की? कुछ बताया उसने? डॉक्टर्स ने तो सुबह आने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। जी नहीं इंस्पेक्टर, हमने अभी तक बात नहीं की। अभी डॉक्टर अंदर ही है, वो बाहर आए तो फिर हम भी बात कर पाएंगे। ओके, उन्होंने कहा। तब तक एनी के रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। हेलो इंस्पेक्टर, डॉक्टर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा। जी, अभी अनिमेश कैसा है? हम बात कर ले, अनिमेश की मम्मी उदास होकर बोली। जी मिसेज बाथम, आप जा सकते हैं, और इंस्पेक्टर आप भी साथ में ही पूछताछ कर लीजिए। ओके।
थैंक यू डॉक्टर। चलिए, उन्होंने कहा, जिसके बाद वो सब अंदर आ गए। अनिमेष बिस्तर पर शर्मा हुआ सा लेटा हुआ था। दवाइयों की वजह से उसे इतना दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन आज उसकी चोटें और उभर आई थी। उसके चेहरे पर लाल और नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। गर्दन और कलाइयों पर भी चोट के निशान नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर आप एनी पुलिस को देखकर डर गया, क्योंकि उसे लगा शायद शांभवी को ब्लैकमेल करने की वजह से ये पुलिस आई है। यस मिस्टर अनिमेष, कैसे हैं आप? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी मैं ठीक हूँ सर, वो डरते हुए बोला। क्या हुआ, आप घबरा क्यों रहे हैं? इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ गई। जी सर, ये रात से ही काफ़ी घबराया हुआ है। बस मास्क मैन कर रहा है, तभी उसके दोस्त ने बताया। आप? इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। जी सर, मैं एनी का दोस्त विकास। ओके। हाँ अनिमेष, कल रात को क्या हुआ था आपके साथ, बताइए, उन्होंने पूछा। तो एनी कुछ सोचने लगा। अब उसकी जान में जान आई थी कि ये कल रात की घटना की वजह से आए हुए थे। उसने एक नज़र अपने पापा की ओर देखा और फिर इंस्पेक्टर की ओर। वो समझ गया था कि शांभवी वाला मैटर इन्हें नहीं पता है, लेकिन अब उसके लिए ये टेंशन वाली बात थी कि वो इंस्पेक्टर को क्या बताए। क्योंकि अगर वो उन्हें सच बताता कि वो शांभवी से मिलने के लिए गया था और वहाँ ये सब हुआ था, तो उसके पापा तो नाराज होते ही, साथ ही शांभवी से भी पूछताछ होती। फिर उसकी ब्लैकमेलिंग की पोल भी खुल सकती थी, जिसके बाद उसके पापा तो जो करते वो करते, लेकिन उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। साथ ही उसे ये तो समझ आ चुका था कि वो मास्क मैन कोई आम चीज़ नहीं है। अगर उसने उसके अगेंस्ट कुछ किया तो पक्का वो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसके कॉलेज की बात भी आती और हर तरफ से वही फंसता। इस वजह से वो परेशान हो गया कि वो आखिर उन्हें क्या कहे। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? जी सर, वो कल मैं अपने दोस्त विकास से मिलने जा रहा था, तो अम्बेडकर पार्क वाले एरिया के पास अचानक से मेरी बाइक बंद हो गई। मैं उतरकर चेक कर ही रहा था कि 3 लोग जिन्होंने मास्क पहन रखे थे, वो लोग मेरे पास आकर उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगे। जब मैंने उन्हें रोका तो वो मुझसे उलझ गए और मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया था, इसलिए बात बढ़ गई और उसके बाद उन लोगों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं चीखा भी, लेकिन फिर उन्होंने मेरा मुंह बांध दिया, इसके साथ हाथ पांव भी। उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं छोड़ा और चले गए। मुझे नहीं पता सर वो लोग कौन थे, एनी ने एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा। तुम्हें वहाँ किसी ने देखा नहीं क्या? सर आप तो जानते ही होंगे, उस इलाके में स्कूल कॉलेज वगैरह ही है, और वो एरिया शाम के वक्त में थोड़ा सुनसान ही पड़ता है। यही वजह होगी, शायद कोई उधर नहीं था। ऊपर से कल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, सो और मुझे नहीं पता सर। अच्छा, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जिससे उन्हें पहचाना जा सके, इंस्पेक्टर पूछ रहा था। सर मैंने बताया ना कि उन्होंने गर्दन तक मास्क पहन रखे थे और गुंडे टाइप के ही लग रहे थे। उनकी आवाज़ भी कुछ खास समझ नहीं आ रही थी। ऐसे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ? ओके, कोई बात नहीं, हम उस इलाके में पूछताछ करते हैं, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगे। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा सर, क्योंकि कल उस इलाके में धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा था। 10 फीट दूर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ओह, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। खैर, हम भी फिर कोशिश करेंगे। वैसे डॉक्टर, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे हमारी कुछ हेल्प हो? इंस्पेक्टर ने डॉक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, अब आपको कोई हेल्प होगी इससे, ये तो पता नहीं। हाँ, लेकिन एक खास बात तो है। क्या? इनकी पिटाई काफ़ी सोच समझकर की गई है। कहीं भी ऐसी जगह से नहीं पीटा गया कि हड्डियां वगैरह टूटे या कोई भी जानलेवा चोट इन्हें आए। जैसे कि मारने वाले को अच्छे से पता था कि कहाँ और कैसे मारना है। ऐसा लगता है उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। जिस तरह की चोटें इन्हें आई है, उससे सूजन और दर्द तो होगा 10-12 दिन तक, लेकिन फ्रैक्चर जैसी कोई समस्या नहीं है। इन्हें 2 दिन बाद हम डिस्चार्ज भी कर देंगे। अभी ठंड का मौसम और इस तरह की चोटें, तो बाहर निकलना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, डॉक्टर ने बताया। ओके, थैंक यू डॉक्टर एंड मिस्टर बाथम, हमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत आपको बताएंगे। अभी चलते हैं, आप ध्यान रखिए, इंस्पेक्टर ने कहा और चले गए। कुछ देर बाद उसके मम्मी पापा भी उससे बात करके रूम से बाहर चले गए, लेकिन विकास अभी भी वहीं था। भाई, तूने पुलिस को झूठ क्यों बोला? उसने पूछा। अबे धीरे बोल, एनी ने कहा। यार, अगर मैं उन्हें सब बता देता तो फिर शांभवी वाला मैटर खुल जाता, बस इसीलिए। और वो मास्क मैन, वो बोला।
हाँ यार, ये तो है। अच्छा किया तूने। ओके, तू आराम कर, मैं बाहर जाता हूँ, विकास ने कहा और बाहर चला गया। इधर एनी फिर से लेट गया और एक बार फिर उसे मास्क मैन की याद आने लगी। उसे वो किसी शाइको की तरह लग रहा था। यही वजह थी कि वो उसे भूल नहीं पा रहा था। उसे वो शब्द याद आ रहा था, जो कुछ भी उसने किया था। उसका टच याद करके तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी भी हाल में उसे एवे ही नहीं ले पा रहा था। उसे उसके वो लास्ट के शब्द भी याद आ रहे थे जब उसने कहा था। कहना तो गुड बाय चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए सी यू सून। जैसे ही उसे उसकी ये बात याद आई, वो कांप गया। उसे लग रहा था कि वो वापस उसे पीटेगा। उसे हॉस्पिटल में होते हुए भी डर महसूस होने लगा था कि यही वजह थी कि वो जोर से चीखा मॉम और बेहोश हो गया। शांभवी इस वक्त कॉलेज में बैठी हुई थी। कल शाम से ही उसे एनी के कोई कॉल या मैसेज नहीं आए थे, ना ही वो उसे कॉलेज में दिखा था। यही वजह थी कि वो थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। इस वक्त वो बस सारव के बारे में ही सोच रही थी। कल रात से ही वो उस सीन को भूल नहीं पा रही थी। सुबह उसकी मम्मा ने भी उसे टोक दिया था कि कहाँ खोई हुई है, लेकिन फिर भी वो खोई हुई सी ही थी। वो सब याद करके कभी तो उसे अच्छा लग रहा था और कभी उसे सारों पर गुस्सा आ रहा था। उसे बुरा लग रहा था कि उसने उससे कुछ नहीं कहा। तभी उसने टाइम देखा तो पता चला लेक्चर का टाइम हो चुका है, इसीलिए वो उठकर क्लास की तरफ चली गई। हाय शांभवी, कहाँ थी? दिखी नहीं मुझे। अलका ने उससे क्लास में पहुंचते ही पूछा। कुछ नहीं यार, बस बाहर बैठी हुई थी, उसने धीरे से कहा और उसके पास बैठ गई। इधर दूसरी तरफ शारव को भी वो सब याद आ रहा था। यही वजह थी कि बार बार उसका मन शांभवी को देखने का कर रहा था। उसे आज उस पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। उसका प्यारा मासूम चेहरा ही उसकी आंखों में ही नाच रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके क्लासरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो क्लास में आया तो उसकी नज़र सबसे पहले शांभवी की तरफ गई। शांभवी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। वो उससे नाराज थी, लेकिन बावजूद इसके वो उसे अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर पा रही थी। सारो भी ये देखकर मुस्कुरा दिया और क्लास लेने लगा। वो पढ़ा ही रहा था कि तभी एक लड़की बीच में बोली, सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? मतलब थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, पर साइकोलॉजी तो काम करती ही होगी इसमें। अरे इतना एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है? आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। सारो मुस्कुराया। ओके सर, आज मैंने कुछ देखा जिस वजह से मेरे दिमाग में ये सवाल आया। ये प्यार होता है ना, तो ये दिल से होता है या दिमाग से? ओ माय गॉड, आंसर तो बड़ा मुश्किल है। अब मैं इसको समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। खैर अभी मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये दिल और दिमाग पर छा लेने वाला एक ऐसा नशा, हाँ नशा ही समझो। बंदा जब उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए तो और क्या कहेंगे। वो शांभवी की ओर देखकर हंसा और आगे बोला, हाँ तो ये एक ऐसी चीज है, मतलब एक फीलिंग ही है, लाइक डर, खुशी, नाराजगी, इस तरह से ही, जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जब एक सच्चे इंसान से प्यार सच्चा हो, अदरवाइज बुरा भी बहुत होता है, जहन्नुम तक की भी सैर करवा देता है। तो इसे ना आप दुनिया की द बेस्ट फीलिंग एंड द वर्ल्ड फीलिंग का ओड कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। रही बात दिल से होता है या दिमाग से, तो कहने की बात तो हो सकती है कि प्यार दिल से होता है, बट नहीं, प्यार हो या कोई और फीलिंग सब दिमाग से ही आती है। हमारा ब्रेन ही ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिससे हम ये फील कर पाते हैं। अगर लव हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो साधारण सी बात है कि प्यार जैसा कुछ फील ही नहीं होगा। तो ये पूरी तरह से मानसिक रूप से है, पर हाँ, इसका असर दिल पर भी पड़ता है। जैसे हम खुश होते हैं तो हमारा हार्ट अच्छे से काम करता है, वहीं डर लगता है तो हार्ट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है। और इसी तरह प्यार में भी जब ब्रेकअप या ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि दिल टूट गया, तो दिल पर असर पड़ता है। ये साइंटिफिक रूप से प्रूव भी हो चुका है कि वाकई में जब ऐसा कुछ होता है तो दिल में एक अलग तरह का दर्द महसूस होता है, जिसके ज़्यादा टाइम रहने पर आप स्ट्रेस में या डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए तो इश्क को रोग भी बोलते हैं। वो हंसा तो बाकी भी हंस पड़े। इस दौरान शांभवी गौर से उसकी बातें सुन रही थी। यहाँ तक कि शाहरुख भी बोलते हुए कई बार शांभवी की ओर देख रहा था। वैसे प्यार की शुरुआत में सब अच्छा ही लगता है, तब ये बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा एहसास होता है। ये भी एक बड़ी बात है। वो बोला, अच्छा शुरुआत में क्यों सर? प्यार तो जन्मों तक का बंधन होता है और वक्त के साथ बढ़ता ही है। तभी शांभवी बोल पड़ी। तो सारा उसकी तरफ मुड़ा। हाँ, शुरुआत में सब ज़्यादा अच्छा लगता है, लोग उड़ते रहते हैं, पाँव जमीन पर नहीं टिकते। वो मजाक बनाते हुए बोला, अच्छा नहीं,
ये मजाक की बात है। शांभवी ने सही कहा, प्यार तो टाइम के साथ ही और ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाता है। माना कि शुरुआत में सब खूबसूरत होता है, चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, पर धीरे धीरे बढ़ने पर सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। वो भी बहुत मायने रखता है। वो मुस्कुराया। तभी अलका ने अपना हाथ ऊपर किया। वन मोर क्वेश्चन सर, क्या आप भी किसी से प्यार करते हैं? हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आपके चेहरे की स्माइल बहुत कुछ बताती है। अलका ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो शांभवी भी खुश हो गई कि इनडायरेक्टली ही सही, अब कम से कम वो ये बात एक्सेप्ट तो कर लेगा कि वो प्यार करता है। इसीलिए पूरी क्लास के साथ वो भी सारव का जवाब सुनने के लिए एक्साइटेड थी। सारव ने एक पल शांभवी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, लव का तो नहीं कह सकता, बट हाँ, आई एम इन ए वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जहाँ पर सब काफ़ी खूबसूरत है और मुझे मेरे पार्टनर को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, क्यों नहीं, मज़ा क्यों नहीं आएगा? शक्ल से ही आप असुर लगते हैं, तो क्यों फ़र्क पड़ता होगा किसी भी चीज़ से? और वो बेचारी तो परेशान ही रहती होगी। शांभवी एकदम से भड़क कर बोली। तो सारे उसकी तरफ देखने लगे। शांभवी, व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या हुआ? इतना क्यों चिढ़ रही हो तुम? जैसे तुम्हारा पार्टनर भी ऐसा ही होगा। सारव उसके मजे लेने के लिए बोला तो पूरी क्लास हंसने लगी। तब शांभवी को होश आया कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है। उसने अपना माथा पीट लिया। शांभवी, ये क्या कर रही है तू? वो जानबूझकर तुझे परेशान कर रहे हैं और तू हो रही है। ये लोग क्या सोच रहे होंगे? कहीं किसी को शक ना हो जाए। तू ना सच्ची मरवाएगी। हे राम, ये ना सब इनकी गलती है। हाँ, नहीं तो मुझे इनसे अब कोई बात ही नहीं करनी, फिर पता चलेगा बड़े आए। वो खुद से ही मुंह बनाती हुई बड़बड़ाई तो सारव को ये देखकर हंसी आ गई, लेकिन किसी तरह उसने अपनी हंसी को रोक लिया। अच्छा सर, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो एक और बात बताइए ना, कि क्या ये सारी फीलिंग्स सामने वाले को बताने में, यानी उसके सामने एक्सेप्ट करने में डर भी लगता है क्या? वो एक्चुअली सर, मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, सो आपसे ही थोड़ा ब्रह्मज्ञान ले लूँ सोचा। तभी एक लड़की ने शारव से मुस्कुराते हुए पूछा। अब क्लास का माहौल अलग ही बन गया था। तभी इस बातचीत से काफ़ी खुश लग रहे थे। सारों ने बोलने की कोशिश की। एक मिनट, सर से नहीं मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है ना, मैंने देखा है। सारव कुछ बोलता उससे पहले ही शांभवी बोल पड़ी। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें बता दो शांभवी, उस लड़की ने कहा। तो शांभवी एक नज़र सारव की ओर देखकर बोली, डर? तुमने पूछा डर लगता है या नहीं, तो कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत घबराहट तो सबको होती है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो साथ रहने की बातें करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं, लेकिन जब इजहार की बारी आएगी तो हवा टाइट हो जाएगी। बातें तो ऐसी होगी, मतलब पूछो ही मत, बड़ा बाहुबली बनेंगे। 6 फीट की हाइट लेकर एटीट्यूड ऐसा झाड़ेंगे जैसे ब्लैक पैंथर हो, लेकिन एक्सेप्ट करने में डर कर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। 1 मिनट में सब फुसका। तो ये ना प्यार पर नहीं बल्कि उस इंसान पर डिपेंड करता है कि अगला कितना ब्रेव है या कितना डरपोक। शांभवी ने शारव की ओर देखकर मुंह बना लिया। ए शांभवी, देखो तुम अब विवादास्पद टिप्पणी कर रही हो। तुम किसी की हाइट का बोलकर कैसे ये कह सकती हो? मैं भी तो 6 फीट का हूँ, और भी कई होंगे। तुम हमारी भावनाओं को आहत कर रही हो। सारव ने उसकी तरफ देखकर आंखें तरेरी। इधर बाकी सब लोगों को उन दोनों की बातों और रिएक्शन से अब शक होने लगा था कि आखिर क्या बात है। वो सारे उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी सारव ने जैसे ही उनकी ओर देखा तो वो सकपका गया। सभी स्टूडेंट सारव की ओर देख रहे थे और सारव उन्हें ऐसे देखकर सकपका गया। उसे एक पल को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन अगले ही पल वो संभलते हुए बोला, वो एक्चुअली मैं तो बस। बोलते हुए उसकी नज़र अपनी कलाई में बंधी वॉच पर गई। कुछ नहीं, टाइम अप हो चुका है तो इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, वो बोला और अपनी बुक्स उठाकर तेजी से बाहर निकल गया, मानो पीछे से कोई उसे पकड़ लेगा। शांभवी को उसे ऐसे जाते देखकर हंसी आ गई। खैर, कुछ देर बाद भी वो अलका के साथ बाहर आ गई। वो दोनों अभी बाहर खड़े बातें कर ही रहे थे। अरे बेटा, इधर आना जरा। तभी पीछे से आवाज आई तो वो दोनों पलटी। यस सर, शांभवी बोली। बेटा, वो डॉक्टर डीडी के सिंह को जाकर ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, और अलका आप मेरे साथ आओ, कुछ काम है, सामने उसके एक टीचर ने कहा। तो शांभवी ने उनके हाथ से फाइल ली और चली गई। डी के सर का केबिन तो उस साइड है। वो फाइल लेकर इधर चली गई। उधर के कॉरिडोर में एक ही क्लास लगती थी। यही वजह थी कि ज़्यादातर वो कॉरिडोर खाली ही रहता था।
इस वक्त भी उधर कोई नहीं था। वो कुछ सोचते हुए जा रही थी। इस दौरान उसके दिमाग से ये भी निकल गया था कि शारव का केबिन भी इधर ही है। वो बिना देखे ही शारव के केबिन के सामने से निकल गई, लेकिन उसके केबिन का डोर खुला हुआ था। यही वजह थी कि शारव को उसकी हल्की सी झलक दिखाई दी। शांभवी है क्या? वो बुदबुदाया और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब उसने देखा कि वो शांभवी ही थी, तो उसने एक नज़र पूरे कॉरिडोर में डाली और फिर पीछे से उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शांभवी चिल्लाती इससे पहले ही उसने उसके मुंह पर हथेली रख दी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला था शांभवी और शारव की इस प्यारी सी प्रेम कहानी में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।